हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी समरी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट करा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। तो मैं ये हर चैप्टर के बाद में एक छोटी सी समरी आपको दूंगी जिससे कि आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो आपको बताया था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा डिफरेंस बिटवीन किससे करेंगे आप, ये फॉर्मेट पहला होगा बेसिस, देन जिसका भी डिफरेंस होगा वो आप लिखेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। फर्स्ट है मीनिंग का मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, स्टडीज़ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। राइट। सेकेंड क्या है, टूल्स। इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, इसमें होता है डिमांड एंड सप्लाई। यही आपने माइक्रो में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, राइट। इसमें क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। थर्ड क्या है पॉइंट, इसका डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। मतलब कितना सम होता है। तो इंडिविजुअल का क्या होगा, लिमिटेड होगा। इसमें क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ना, राइट। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी आ रही है, मैं आगे और इम्प्रूव कर रही हूँ आपको, लेकिन आए को तो समझ में इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट। देन बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, माइक्रो जब हम स्टडी करेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। आई थिंक इस तरह लर्न करने से ज़्यादा अच्छा रिविजन हो जाता है लिखने से, है ना। तो इसलिए मैंने समरी सोचा कि आप लोग के लिए बना दें ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, ओके। देन वाइल स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे। मेन यही पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे इस तरह ना, तो आराम से आपको सब चीज़ें याद रहेंगी, ओके। देन फिफ्थ इज अदर नेम और ऑल्टरनेटिव नेम, कुछ भी आप कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव नेम इसका क्या है, माइक्रो का प्राइस थ्योरी। इसमें से भी 3-4 जैसे आप याद रखें, कभी भी डिफरेंस बिटवीन आए तो अकॉर्डिंग टू द उसका मार्क्स जितने हों उसके अकॉर्डिंग आप खाली डिफरेंस बिटवीन लिख लीजिएगा। और हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करनी है, प्राइस थ्योरी, और इसको हम कहते हैं दैट इज़ द प्राइस थ्योरी की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई हो जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा नेशनल इनकम, ओके। नेशनल इनकम है या एग्रीगेट डिमांड है या टोटल प्रोडक्शन होता है आपका इकोनॉमी का, नेशनल आउटपुट, ये आ जाएगा, ओके। आई होप ये डिफरेंस बिटवीन आपने रिकॉल कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हमारा मेन चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये तो पुराना ही था, रिविजन आपका हो गया तरीके से, ओके। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या था, बेसिकली हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, राइट। लेकिन हम पढ़ेंगे जिस पे फोकस करेंगे वो है खाली आपके 2 सेक्टर्स इकोनॉमी हम स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम स्टडी करेंगे खाली हाउस होल्ड और फॉर्म को, ओके। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी,
कभी भी क्वेश्चन आएगा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी तो मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या आपके ये 4 सेक्टर्स है, राइट। पहला है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म्स, तीसरा है गवर्नमेंट, ओके, एंड फोर्थ है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर। आर का मतलब है यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या गया, जो हम लोग हैं कंजम्पशन भी करते हैं और फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फर्म्स जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारी। थर्ड है गवर्नमेंट जो कि वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग सब स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। एंड फोर्थ है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ फॉरेन सेक्टर, जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी कर जाता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल, ओके, इनको नहीं पढ़ना। 2 सेक्टर मॉडल में क्या आ जाएगा, ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स, यही हमें पढ़ना है। और जिस कोई भी हम अभी जितनी आगे चीज़ें पढ़ेंगे वो इन्हीं को लेके ही, मतलब इन्हीं को हमें बस इमेजिन करना है कि हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल है, ओके, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो इनमें कैसे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, मनी होगा, या जो भी आगे बात होती है वो सब आपको बस ध्यान रखना है, सिर्फ फोकस करना है इतना पे, राइट, हाउस होल्ड एंड फर्म्स में। गॉट इट, आई होप अब ये क्लियर होगा आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक साइकिल की तरह हर चीज़ चलती है, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। तो सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ओके, पहला होता है प्रोडक्शन किया हमने, प्रोडक्शन फेज, यानी कि हमने क्या किया, पहले अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है, किसको प्रोवाइड करी, फर्म्स को प्रोवाइड करी। हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज प्रोवाइड करी फर्म्स को, ठीक है। ओके, ये फेज। अब यहाँ से हमारी इनकम जनरेट हुई और हमने फिर क्या किया, यहाँ पे उसको फिर जब इनकम हमें मिल गई, यानी कि हाउस होल्ड को इनकम मिल गई, तो उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर कर दिया, ओके। यही तो एक प्रोसेस चलता है ना हमारे पास। थोड़ा सा और अच्छे से बना, ओके। तो क्या ये प्रोडक्शन फेज है, ये इनकम फेज है, ये एक्सपेंडिचर फेज है। इसी तरह सर्कुलर फ्लो यानी कि सर्कुलर मूवमेंट चलता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। आपने क्या किया, दैट इज़ हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करा फर्म्स को, ठीक है, फर्म्स को प्रोवाइड किया ना। तो जब हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, तो उसमें क्या हुआ, आपको उसके बदले में सर्विसेज की इनकम मिली। इनकम जब आपको मिली, आपने उसका एक्सपेंडिचर कर दिया, राइट। तो यही एक सर्कुलर मोशन चलता रहता है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को याद रहे, मैं कहती हूँ पाई, मतलब यही सर्कल चलेगा, पाई, PIE। तो इससे आप भूलेंगे नहीं, जब भी 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो आए, ओके, तो हमेशा आप ये इसको जो है आराम से याद कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन फेज़ जो है वहाँ पे क्या होता है, जनरेशन फेज़ भी इसको कहते हैं हम, जनरेशन ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पे होता है, राइट, जनरेशन हो जाएगा। देन सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे ओके, हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे जनरेट करते हैं इनकम, यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम, और यहाँ पे लास्ट क्या होता है, डिस्पोजिशन, यानी कि हम फिर वापस वो इनकम अपनी खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फेजेस हैं इकोनॉमी, राइट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, वही सेम चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, वही सेम डायग्राम, ओके। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब हमने पढ़ा है कि 2 सेक्टर मॉडल है, राइट। 2 सेक्टर मॉडल है, इसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड है ये, और यहाँ पे फर्म्स है, राइट। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म्स को, ठीक है। क्या किया इन्होंने, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी। ये आप मान लीजिए ए है, ए से चले हम इस पे आए फर्म्स पे, राइट। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी यानी कि लैंड दिया हमने, लेबर दिया हमने, एंड कैपिटल एंड एंटरप्राइज, यही तो हमारे पास है। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है और कंजम्पशन करता है, ये हाउस होल्ड का ही काम है, ठीक है। हम लोग सर्विसेज भी करते हैं और फिर जब हमारे पास इनकम आ जाती है तो हम एक्सपेंडिचर भी करते हैं, कंजम्पशन वाला भी काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बदले में फर्म ने हमको क्या दिया, फर्म ने हमें, राइट, उसके बदले में हमें पेमेंट कर दिया, फैक्टर पेमेंट्स। कोई अपनी सर्विसेज देगा तो उसके बदले में उसको पेमेंट भी तो मिलना चाहिए ना, राइट। तो पेमेंट दे दिया, तो ये क्या हो गया, लेबर ने अगर कोई काम किया तो उसको वेजेस मिल गए, सॉरी लैंड पे हमने किसी को दिया तो हमें रेंट मिल गया, लेबर हुआ तो वेजेस मिल गए, कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट मिल गया, कैपिटल हमने दिया किसी को, ओके। और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज दी, एंटरप्रेन्योर की, तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट, राइट। यही तो चलता है सिस्टम ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि अब हमें जब पैसा मिल गया तो हमने क्या किया, हमने उसको एक्सपेंडिचर कर दिया, राइट, यानी कि हमने क्या किया, कंजम्पशन कर दिया। पैसा मिला हमको, हमने कंजम्पशन करा, ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया। गुड्स एंड सर्विसेज पे, ओके, हमें क्या मिलेगा, हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जो किसने बनाई है, फर्म्स ने बनाई है, राइट। अब क्या होगा, फर्म्स ने क्या किया, हमें उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दी, ठीक है, राइट। तो ये ए पॉइंट आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। बी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे पैसा जा रहा है, पैसा दिया ना। ए पॉइंट पे हमने क्या किया, हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये बन रहा है आपका, फर्म्स ने क्या किया, आपकी जो है आपको पेमेंट कर दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, राइट। फिर जब हमारे पास पैसा आ गया तो हमने क्या किया, हमने कंजम्पशन कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको पैसा फिर से वापस दे दिया कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। हाउस होल्ड को हमने फिर से पैसा दे दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, उसने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, यानी कि ये डी पॉइंट हो गया, राइट। तो ये सर्कल आपका ऐसे ही मूव करता रहेगा। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे ए में क्या है, फैक्टर सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है कि ये इनको दिए गए, राइट। और बी में अगर हम देखें तो मनी का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि रेंट, वेजेस दे रहे हैं, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। फिर सी में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, फिर से पैसा दिया ना, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो सी में भी यानी कि हमने कंजम्पशन किया, यानी कि हमने इनको पैसा दिया ना वापस, उसके बदले में हमें क्या मिली, गुड्स एंड सर्विसेज मिली, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज मिली। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ए से डी में क्या है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओके। मनी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, ए से डी में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का दे सकते हैं, ये इन्वॉल्वमेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, आपका रियल फ्लो। तो ए से डी में खाली गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। और जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, खाली बी और सी, आपको डायग्राम दिख रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको बस करना, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम भी है, यही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मेन डायग्राम है, सर्कुलर फ्लो
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ए और डी में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे कोई मनी का रिलेशन नहीं है ए में और डी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। ओके, या हम कहते हैं इसे क्या, फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो। ओके, जहाँ पे आपका ये मनी का इन्वॉल्वमेंट है उसे हम कहेंगे मनी फ्लो और कहेंगे नॉन मनी फ्लो, राइट। तो बी और सी में क्या है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, बी में उसने हमको पैसा दिया था फर्म ने हाउस होल्ड को, ठीक है, और सी में हमने क्या किया, कंजम्पशन करा, ठीक है। एक और चीज़, ये जो बाहर का है इसे हम कहते हैं आउटर लूप। आउटर लूप का मतलब क्या है, रियल फ्लो, राइट। और जो इनर लूप है, ये इनर लूप है आपका, इसमें पैसे का काम हो रहा है, मनी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो कहते हैं हम मनी फ्लो। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया तो अच्छे से, ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। तो दिस इज़ ओनली, ये जो आपका इतना डायग्राम है ये आपका है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। ना एक बार फिर से अब रियल फ्लो और इसका जो है हम डिफरेंस समझ लेते हैं। ओके, रियल फ्लो और मनी फ्लो ये तो हमने आपको बता दिया ना, लेकिन इसको अब लिखेंगे कैसे, रियल फ्लो, मनी फ्लो बेसिस, राइट। रियल फ्लो का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हो जाएगा मीनिंग, इट इज़ इंक्लूड्स ऑल द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, टू सेक्टर मॉडल है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। इसमें क्या है, फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, राइट। सेकेंड क्या है, इसमें एक्सचेंज किस चीज़ का होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। देन थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी, इसमें डिफ़िकल्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट एज इट इज़ मेजर्ड बाय, या कहते हैं फॉलो करते हैं बाटा सिस्टम, डिफ़िकल्ट टू मेजर कर लो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बाटा सिस्टम, मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना मनी का, उसमें ईजी टू मेजर, ओके, मनी इज इन्वॉल्व, ओके। फिर लास्ट क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव नेम या अदर नेम, रियल फ्लो को हम कहते हैं फिजिकल फ्लो भी, क्योंकि फैक्टर्स और गुड्स एंड सर्विसेज आपके आ रहे हैं इसमें फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ना एक बस अब लास्ट पॉइंट छोटा सा रह गया है, जो डिफरेंस बिटवीन एक और है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे मैंने आपको भी एक्सरसाइज भी इससे प्रीवियस क्लास में कराई थी, वो था स्टॉक एंड फ्लो। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस मैं जल्दी जल्दी इसको और एक बार रिवाइज करूँगा। बेसिस, प्लीज़ आप यही फॉर्मेट यूज़ करिएगा। पहला है मीनिंग, स्टॉक का मीनिंग क्या होता है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल, ओके, स्टॉक इज़ दैट वेरिएबल विच रिफर्स टू, दैट इज़ विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पॉइंट
ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी चीज़ अगर होगी, इसका टाइम दिया होगा ऑन 31 मार्च, ओके, या इस डेट पे, तो वो हमारा आ जाएगा स्टॉक। और फ्लो में क्या होगा, वेरिएबल्स विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें डेज भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं। और आप अक्सर देखिएगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस कराए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, उसमें आप आंसर्स में लिखिएगा ड्यूरिंग जहाँ पे आ रहा है। ये उन बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि ड्यूरिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे वो फ्लो होगा, और जहाँ पे डेट मेंशन होगी, जैसे 31 3 मान ली दे रखा है 24, या 31 जनवरी दे रखा है 25, सपोज इस तरह का मेंशन है, तो वो स्टॉक है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लास्ट मोमेंट पे नहीं समझ में आता कि क्या करें, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उनके लिए फ्लो में हमेशा ड्यूरिंग लिखा होगा, या जो भी ईयर मेंशन है, फॉर एग्जांपल 24 to 25, ये क्या है, पूरा साल है ना, तो जहाँ पे पूरे साल की बात हो रही है वहाँ पे फ्लो हो गया। स्टॉक का मतलब आप एक पर्टिकुलर डेट आपको दे रखी है, राइट। देन सेकंड क्या है आपका, टाइम डायमेंशन। इसमें क्या डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इसमें क्या है, इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन। राइट, नाउ नंबर 3 में क्या होगा, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, इसका फिक्स्ड है, डेट फिक्स्ड होती है, ये हम कहें स्टैटिक है। और इसमें क्या है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, जो चेंज होता है, राइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, मैंने बता दिया, कोई भी चीज़ एक फिक्स टाइम पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन का मतलब है हमने डेट दे दी, सपोज इतने, ठीक है, या नेशनल वेल्थ, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल आपके, कि नेशनल इनकम पूरे साल की देते हैं, और भी जितने चाहे आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ओके, देन नंबर ऑफ बर्ड्स, ओके, ड्यूरिंग 2014, तो ड्यूरिंग देखो आ गया ना, ड्यूरिंग, और एज ऑन करके डेट जो आती है ये वाली एज ऑन करके, ये जहाँ पे भी आपको, तो आप आँख बंद करके ये मेंशन कर सकते हैं कि ये स्टॉक है एज ऑन वाला, फ्लो में ड्यूरिंग आएगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आएगा, या ये पूरा एक साल का मेंशन होगा। ठीक है, आई होप अब ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट्स, और इसकी मैंने एक्सरसाइज भी आपको करा दी थी ताकि और क्लैरिटी आ जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। अब इसके बाद एक सिंपल सा हम पढ़ते हैं जो दैट इज़ कि हमारा 2 सेक्टर मॉडल है ना, ये 2 सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड्स एंड फर्म, और इसमें गवर्नमेंट और आपका जो ये है वो, उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं। ओके, तो इसमें हम अज्यूम ये करते हैं, कंक्लूजन में क्या करते हैं, दैट इज़ कि कंक्लूजन में जो चैप्टर का आपका है वो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है किसका हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ही का प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, टोटल कंजम्पशन पे। टोटल प्रोडक्शन जितना होगा वो सब हम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्म्स करती हैं प्रोड्यूस, और कंजम्पशन कौन करेगा, हम लोग हाउस होल्ड्स करेंगे। पहला तो इसका ये कंक्लूजन है। सेकंड क्या है, फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि जितना भी हम फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म्स, फैक्टर पेमेंट्स तो फर्म्स ही करती है ना, वो हमेशा इक्विवेलेंट किसके होता है, फैक्टर इनकम्स के, जितना भी वो पे करती है वो होता है आपके इक्विवेलेंट टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर
करता है, जो उसको पैसा मिलता है वो सब खर्च कर देता है, यही अज्यूम कर रहे हैं, वो सब खर्च कर देता है और वो आपका इक्विवेलेंट होता है फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड मतलब हम कुछ भी सेव नहीं करते, हम सब स्पेंड कर देते हैं, राइट। फैक्टर पेमेंट जितना हमें मिलता है उतनी ही हमारी फैक्टर जो है इनकम होती है, उतना ही हमें पैसा मिल रहा है, इक्विवेलेंट होना चाहिए। और जितना भी कंजम्पशन हम एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि हम सब पैसा ले, जितना भी हमें फैक्टर इनकम मिलता है वो सब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या होता है हमारा रियल फ्लो, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं आपके मनी फ्लो के। ओके, with this we come to the end of the chapter circular flow of income, okay, lesson number 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगा हर चीज़, ओके। मैंने टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया है, जो एक्सरसाइज मुझे लगी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। और ये लास्ट में समरी आपके लिए रखी ताकि आप लास्ट में अगर इसको भी देख लेंगे तो आपका सब चीज़ें रिवाइज अच्छे से हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।